नमस्कार, मेरा नाम गुंजन सिंह है। मैंने इस साल यूपीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 16 प्राप्त की है और यह मेरा तीसरा अटेम्प्ट था। मूलतः मैं कानपुर से हूँ, वह उत्तर प्रदेश में है और उसके पहले मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से बीटेक किया है आईआईटी रुड़की से और मैंने 1 साल सॉफ्टवेयर डेवलपर के तौर पर नौकरी भी की है और उसके बाद मैं दिल्ली आकर के मैंने यूपीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षा की तैयारी करना शुरू किया था। तो यह मेरा तीसरा अटेम्प्ट है। मेरे पहले अटेम्प्ट में मैंने प्रीलिम्स नहीं क्लियर किया था। दूसरे अटेम्प्ट में मैं इंटरव्यू स्टेज पर तक गई थी और कुछ मार्क्स से रह गई थी ओवरऑल, और इस अटेम्प्ट में मुझे 16वीं रैंक प्राप्त हुई है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को अपनी वो सब चीज़ों के बारे में बताऊंगी कि क्या मेरा टाइम टेबल रहता था, या फिर सबसे पहला चीज़ कि मेरा मोटिवेशन क्या था, कि वाई आई स्टार्टेड फॉर दिस जर्नी, या फिर वाई दिस करियर ऑप्शन। और मैं ये कहूँगी जो भी एस्पिरेंट, जो भी सब्सक्राइबर डेली नॉलेज ट्रैक के देख रहे हैं, जो भी सोच रहे हैं तैयारी करने का, उनको एक चीज़ बहुत ही निश्चित करनी पड़ेगी इस प्रिपरेशन में कि उनका मोटिवेशन क्या है। क्योंकि यही एक चीज़ होगी कि जब आप अपने जीवन में इस प्रिपरेशन के दौरान में जब आप उतार चढ़ाव में होंगे, अपने प्रिपरेशन मोड या जर्नी में होंगे, तो जो आपका सबसे कोर मोटिवेशन होगा, जो सिर्फ आपका पर्सनल एक थॉट होगा, जो कि आप मे बी किसी से नहीं शेयर करते होंगे, यही होगा जो आपको आखिरी तक मोटिवेट करेगा। तो अगर मैं अपने मोटिवेशन की बात करूं तो मेरी माताजी शिक्षिका हैं और उन्हें ऐसे पढ़ाने में बहुत अच्छा लगता है, तो उनको देखते हुए धीरे धीरे टीचिंग भी मेरी हॉबी बन गई थी। बचपन में मैं एक वर्चुअल क्लासरूम बनाती थी, एक वर्चुअल बोर्ड पे खुद को ही अपने नोट्स को पढ़ाती थी एक वर्चुअल बच्चों के सामने। तो जस्ट बिकॉज क्योंकि एक मम्मी को रोल मॉडल मानती थी और उन्हीं को एम्यूलेट करती थी। धीरे धीरे इस चीज़ को जब मैं रुड़की में गई, आईआईटी रुड़की में गई और मैं नेशनल सर्विस स्कीम एनएसएस का पार्ट बनी, मुझे गांव जाकर के काम करने का मौका मिला। फिर उसके बाद मैं कुछ स्टूडेंट्स के साथ मिलकर के हमने भारत वंदन एक ग्रुप बनाया और हम उस ग्रुप में ऐसा करते थे कि हम सैटरडे संडे को हर शनिवार और रविवार को अपने कॉलेज के स्टूडेंट्स, पीछे गांव था, खंजरपुर एरिया था, उसमें एक भंगेरी गांव था, उसमें हम जाते थे और उसमें हमने जब छोटे मोटे काम करना शुरू किया तो वहाँ से मैंने ये रियलाइज़ किया कि यही मेरा अल्टीमेट कॉलिंग होगा, अल्टीमेट पैशन होगा और ये मेरा कोर मोटिवेशन होगा टू प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विसेज, टू बिकम द पार्ट ऑफ द स्टेट। मैं कुछ ऐसा कर सकूं कि मैं समाज में कहीं छोटा सा भी एक इंक्रीमेंटल चेंज ले आऊँ। पर बात ये थी कि इस पैशन, इस कॉलिंग को मैं उस वक्त तक इतना दृढ़ निश्चय नहीं कर पाई थी कि क्या यही मेरी अल्टीमेट करियर ऑप्शन होगा। तो इसके लिए मैंने 1 साल जॉब किया और वहाँ पर जॉब करके बाद भी मुझे लगा कि नहीं, यही तैयारी ही करना आना है। तो फिर लोग कहते हैं कि ये बहुत बड़ा रिस्क होता है आपकी लाइफ में, व्हेन यू आर फाइनेंशियली स्टेबल और आप अच्छी जगह पे पहुंच चुके हो। पर यही मैं आपसे बात करूंगी कि अगर आप इस तैयारी के लिए आ रहे हैं तब आपको बहुत सी चीज़ें आप रिस्क पे ला सकते हैं और बहुत बारी क्वेश्चंस आएंगे कि इज़ दिस रिस्क वर्थ एनफ, क्या ये सही है जो मैं ये करने आया हूँ या आई हूँ। तो मैं उसी के लिए कहूँगी कि 2-3 चीज़ें हैं। सबसे पहले, अब मैं आपको ऐसे पॉइंट वाइज अगर बताऊँ तो अपना कोर मोटिवेशन हमेशा याद रखिएगा। फिर ये एक चीज़ होगी जो आपको ड्राइव करेगी। उसके बाद अगर आपके पेरेंट्स आपका सपोर्ट कर रहे हैं तब आप बहुत लकी हैं और आप हमेशा उनके कांटेक्ट में रहिएगा इस प्रिपरेशन में, उनसे बातचीत करते रहिएगा, उनको बताते रहिएगा कि आप क्या कर रहे हैं, कहाँ पर हैं, कैसे नंबर ला रहे हैं, और उनको खुद भी बताइएगा कि आप कर सकते हैं और आप कर लेंगे, उनमें भी ढांढस बंधाइएगा। और ये एक जर्नी होगी जिसमें आपका बहुत समय, मतलब दिन के कम से कम एवरेज 10 घंटे जा सकते हैं सिर्फ तैयारी में। तो ऐसे में यू लूज़ आउट ऑन लॉट ऑफ फ्रेंड्स, एक अच्छी कंपनी चली जाएगी, दोस्तों की कंपनी, एक अच्छा माहौल चला जाएगा। तो इसके लिए मैं बोलूँगी कि अगर आपके पास 3-4 भी दोस्त हैं जो कि आपको थ्रू आउट मोटिवेट कर रहे हैं तो उनको ट्रेजर कीजिएगा, उनको अपने साथ रखिएगा। अब अगर हम बात करते हैं कि पढ़ाई पे कैसे आना है, ठीक है, अब हम एकदम मोटिवेटेड हो चुके हैं। तो अगर एक फेज़ में अगर हम बात करें किसी भी तैयारी की तो होता है कि दृढ़ निश्चय, ठीक है, वो हो गया है, पक्का इरादा हो गया है। अब बात आती है कि कड़ी मेहनत की, और उसके लिए आपको लाना होगा अनुशासन, मतलब उसके लिए आपको अच्छे से लग करके पढ़ना होगा
और मैंने अपने इस 3 साल के अटेम्प्ट में मैं अपने आप को एक बंडल ऑफ मिस्टेक्स बोल सकती हूँ कि ऐसी गलतियाँ की कि मुझे रियलाइज़ हुई हैं कुछ चीज़ें। तो अगर मैं पॉइंट वाइज आपको बताऊँ तो सबसे पहले यही बोलूँगी कि आप अपना एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर रखिएगा। मतलब जब आप ये तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपको 1-1.5 साल लगेंगे, तो उस हिसाब से आप अपने आप को प्रिपेयर करिएगा कि अगले 3 महीने की क्या स्ट्रैटेजी है, अगले 6 महीने की क्या है, और अगले साल के अंत तक पेपर के 1 दिन पहले तक मुझे क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए और कितनी चीज़ों पे मैं रिस्क लेकर के मैं कॉन्फिडेंटली छोड़ सकता हूँ या छोड़ सकती हूँ। फिर इसी ऑर्गेनाइजेशन को आप एक जो मैक्रो लेवल का प्लान है उसको आप अपना माइक्रो करिएगा। अब आप उसको एक वीकली प्लान बनाइएगा, उसको आप एक डेली प्लान बनाइएगा, आप स्टॉप वॉच रखिए या फिर अपने साथ एक छोटी सी डायरी रखिए, जस्ट टू नोट डाउन जब आप रात को सो रहे हो, सोने से जस्ट पहले, टू रियलाइज़ कि अच्छा आपने आज कितना अचीव किया है और कितना बचता है। तो ये छोटी चीज़ें हैं जो आप अगर करते रहेंगे धीरे धीरे, तो ये जो एक मोनोटोनस सी तैयारी है उसमें भी आपको एक रोमांच आने लगेगा कि ठीक है, आज मैंने, अगर मैं पॉलिटी पढ़ रही हूँ तो आज मैंने लक्ष्मीकांत से फंडामेंटल राइट्स कर लिया है, ठीक है, अब कल डीपीएसपी करना है। तो इस तरीके से आपको अपनी छोटी छोटी चीज़ों को एक ऑर्गेनाइजेशन में रखना है, आपको एक बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच लेकर के चलना है इस एग्ज़ाम में। ये दूसरा मेन पॉइंट मैं बोलूँगी, क्योंकि जब हम किसी से भी बात करते हैं तो वो यही बोलते हैं कि यूपीएससी में एवरीथिंग इज़ आस्क्ड, एवरीथिंग अंडर द सन इज़ आस्क्ड, सब कुछ पूछा जाता है। पर अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो ऐसा नहीं है। यूपीएससी का एक सिलेबस है, उसके कीवर्ड्स हैं, उसके की टर्म्स हैं, और अगर आप उन्हीं को ही पढ़ेंगे और अपने नोट्स बनाएंगे या फिर आप अपने कुछ लिमिटेड सोर्सेज रखेंगे और उन्हीं को ही रिवाइज करते रहेंगे, तो आई गेस यू आर गुड टू गो। आप आराम से इस एग्ज़ाम में सफल हो सकते हैं। जैसे अब मैं अपनी स्ट्रैटेजी की बात करती हूँ कि मैंने कैसे पढ़ाई की या मैंने कैसे चीज़ें बनाई, तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने किया था, स्ट्रैटेजी पहले डिसाइड किया कि स्ट्रैटेजी क्या है। और ये एक चीज़ होती है कि ये एकदम पर्सनल होगी आपकी, ये डिपेंड करेगी कि आपकी क्या कैपेसिटी है, आपके क्या लिमिटेशंस हैं, आप एक बार में कितनी देर बैठ सकते हैं, कितना ग्रास्प कर सकते हैं आप। अब मैं आपको ये वीडियो एक आपको दे रही हूँ, आप देख सकते हैं, ऐसे आपको बहुत से टॉपर्स मिलेंगे और ऐसे बहुत से लोग आपको मोटिवेट करेंगे अपनी स्ट्रैटेजी दे करके। पर जब आप खुद आप पेन पेपर लेकर के बैठिएगा तो वो सिर्फ आपका एक पर्सनल, आपकी कैपेसिटी और आपके लिमिटेशंस पे होगा, जिसमें कोई नहीं जज करेगा, बस आप अपने आप को उसमें लगातार सुधारने की कोशिश करिएगा। तो इसमें जब मैं बात करूँगी अपने स्ट्रैटेजी की, तो मैंने ये रियलाइज़ कर लिया था कि मेरे पास समय कम है। जब मैं जुलाई 2016 में आई थी तो मैंने सोचा था कि एक ही अटेम्प्ट में मुझे इस एग्ज़ाम को निकालना है, तो उस निश्चय के साथ आई थी। और मैंने क्या डिसाइड किया कि एक बैलेंस अपनाना है। अब बैलेंस कैसे, जैसे कि अगर इस एग्ज़ाम में हम देखते हैं कि करंट अफेयर्स भी आता है और जीएस, जनरल स्टडीज़ के भी टॉपिक्स आते हैं, तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको कितनी देर करंट अफेयर्स पढ़ना है या फिर आपको कौन से सोर्सेज से पढ़ना है। और अगर आप जनरल स्टडीज़ पढ़ रहे हैं तो आपको उसको कितनी देर पढ़ना है और किस टॉपिक को कितना समय देना है। दूसरी चीज़, इस एग्ज़ाम में 3 भाग हैं, एक है प्रीलिम्स, एक है मेंस और तीसरा चरण है इंटरव्यू राउंड। तो आपको मेन, अभी जब आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपको मेन 2 चीज़ों पे अभी के लिए फोकस करिए, प्रीलिम्स और मेंस पे, क्योंकि इंटरव्यू आपका पर्सनालिटी पे है, आप जैसे हैं आप वैसे ही रहेंगे उन 35 मिनट में भी। हम थोड़ी बहुत ग्रूमिंग करते हैं, थोड़ा अपना एक नॉलेज बेस बढ़ाने की कोशिश करते हैं इंटरव्यू में, पर इन द एंड हमारी पर्सनालिटी जो रियल सेल्फ होता है वो रिफ्लेक्ट होती है, तो उसी के ही हमें मार्क्स मिलते हैं। अब जब हम प्रीलिम्स और मेंस की बात करते हैं तो उसमें हमें ये देखना है कि अगर 1 साल बाद मैं दे रही हूँ ये पेपर, तो मुझे इन दोनों में भी कैसे एक बैलेंस बनाना है। मतलब मेरे साथ ऐसा बहुत बार होता था कि जब मैं पढ़ रही होती थी तब मुझे लगता था कि अरे मैं प्रीलिम्स की तैयारी कर रही हूँ, मैं मेंस का नहीं पढ़ पा रही हूँ, या फिर जब मैं मेंस का पढ़ रही हूँ तो मैं प्रीलिम्स की तैयारी नहीं कर पा रही हूँ। तो आपको इस ऊहापोह में नहीं रहना है, इस डिलेमा में नहीं रहना है। आपका जो एक स्ट्रैटेजी, वही जो प्लान होगा वो उस तरीके से आप स्केच करिएगा कि देयर शुड बी अ बैलेंस ऑफ बोथ इन बोथ दीज थिंग्स। तो मैंने 2 चीज़ों पे बात की है कि पहले आपका सब्जेक्ट मैटर आपको कैसे पढ़ना है, ये डिसाइड करना है आपको पढ़ना क्या है, और दूसरी चीज़ कि आपको कैसे पढ़ना है, मतलब प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी। तो अगर मैं अपने मिस्टेक्स से बताऊं, जो डोंट्स होंगे कि आपका स्ट्रैटेजी कुछ भी रहे,
पर डोंट्स जो मैं बोलूँगी कि ये मत करिएगा, क्योंकि ये मेरी ही गलतियाँ रही हैं और इट इज़ ऑलवेज़ गुड टू लर्न फ्रॉम समवंस मिस्टेक्स। तो सबसे पहली जो गलती मैं बोलूँगी कि हमेशा एक अपने आप में एक थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंट रहना कि ठीक है अभी रिजल्ट नहीं आया है, चलो मार्क्स को स्पेक्यूलेट करते हैं और फिर तैयारी करेंगे। तो समय बहुत सीमित रहता है। आपने अगर एग्ज़ाम दे दिया है, आप थोड़ा सा रेस्ट करिए और आप फिर से लग जाइए उसमें। तो स्पेक्यूलेट मत करिए, अंडर कॉन्फिडेंट मत रहिए। दूसरी चीज़ मैं कहूँगी अपनी इस प्रिपरेशन में कि जब आप पढ़ते हैं तो डोंट बी वेरी हार्श ऑन योर सेल्फ, लाइक डोंट पनिश योर सेल्फ इन द प्रोसेस। ऐसा होता है कि अगर हमने मान लिया है कि हमें 10 घंटे रोज़ पढ़ना है और अगर आप 4 दिन तक लगातार 10 घंटे पढ़ रहे हैं, तो उसके बाद अगर आपको 5वें दिन आराम करना है, अगर आपको नहीं देखनी किताबें, तो वो भी करिए। अपनी एक हॉबी होगी, योगा, मेडिटेशन, जॉगिंग, म्यूज़िक, पेंटिंग, व्हाटएवर, उसको भी थोड़ा समय दीजिए, क्योंकि ऐसे ही आप रेजुविनेट हो सकते हैं, ऐसे ही आप यू कैन गेट बैक टू योर स्टडीज़ विद मोर फोर्स एंड एनर्जी। तीसरी चीज़ जो मैं अपनी गलती से बोलूँगी कि जब मैं आई थी तो एक बोला था कि एक दृढ़ निश्चय था कि पहले अटेम्प्ट में निकालना है, तो उसके लिए तैयारी भी बहुत की थी। पर एक अप्रोच होता है कि आप कैसे एग्ज़ाम में आप अप्रोच कर रहे हैं। मतलब अगर प्रीलिम्स की बात करूं मैं, तो उसमें हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देने होते हैं और वहाँ पर आता है कि आपका तरीका क्या है कि आप आंसर्स कैसे मतलब उसमें आप कैसे OMR में आप कैसे फिल कर रहे हो। तो इसमें एक आता है एलिमिनेशन स्ट्रैटेजी, और ऐसी बहुत सी स्ट्रैटेजीज़ हैं मतलब जो आप खुद ये तब सीख पाओगे जब आप बहुत ढेर सारे मतलब कम से कम 10 या 20 तो एटलीस्ट टेस्ट पेपर्स, मॉक टेस्ट आप पहले से ही सॉल्व करके जाओगे। ऐसा इसलिए होगा कि एक तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, दूसरी चीज़ आप खुद में भी समझ सकोगे कि अच्छा ये क्वेश्चन है, मुझे ये क्वेश्चन पूरी तरीके से समझ नहीं आ रहा है, पर फिर भी अगर मैं ऑप्शंस देखती हूँ या देखता हूँ तो मैं कैसे एलिमिनेट कर पाऊँगी और क्या फिर मैं इसमें एक रिस्क ले सकती हूँ कि मैं इसको मार्क करूँ कि नहीं करूँ। तो अच्छे से ढेर सारे क्वेश्चन पेपर्स लगाइए और उनको टाइमली लगाइए। तो ये गलती मत करिएगा कि आपने प्लान कर लिया कि एक ही दिन में 4 टेस्ट लगा लेंगे प्रीलिम्स मॉक टेस्ट के। तो ये सब एक दूरदर्शिता अपने एक अप्रोच में रखिएगा। दूसरी चीज़ जो मैं बोलूँगी, जो गलती ना करें कि आप नोट्स बनाते जा रहे हैं और उन्हें रिवाइज़ नहीं कर रहे हैं। होता क्या है इसमें कि जब आप नोट्स बनाते जा रहे हैं और आप जब अगर आप करोल बाग या राजेंद्र नगर जैसे एरिया में रहते हैं या फिर आप ऑनलाइन भी अब देखेंगे हर जगह कितना मटेरियल फ्लडेड रहता है। नाउ दैट इज़ द टाइम यू हैव टू वेरी वाइजली डिसाइड कि यही चूज़ करना है, मुझे यही मटेरियल पढ़ना है। शायद ये उतना प्राइम नहीं है, शायद ये उतना अच्छा नहीं है, बट देन हैव बिलीव इन योर सेल्फ, क्योंकि जो भी वहाँ पर पूछा जाता है वो आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड पर ज़्यादा होगा कि हाउ यू आर अप्रोचिंग विद दैट क्वेश्चन। तो अगर मानिए अगर आप एक 4 किताबें पढ़ रहे हैं एक बार या फिर एक किताब पढ़ रहे हैं 4 बार, तो आप खुद ही जान सकते हैं कि जो एक किताब आपने पढ़ी है 4 बार, आप उसको अच्छे तरीके से आत्मसात कर सकते हैं, उसको आप अच्छे तरीके से अपने पेपर में लिख सकते हैं। तो ये एक चीज़ करिएगा। दूसरी अब तो पॉइंट्स भूल गई हूँ, पर अगला पॉइंट ये होगा जो मेरे डोंट्स में आएगा, ये होगा कि मैंने आंसर राइटिंग जो मीन्स के लिए बहुत ज़रूरी है वो थोड़ा सा लेट स्टार्ट किया था, या फिर मैं बोलूँगी कि उसके लिए मेरे पास कम समय रहा था और मैं उसमें एक अप्रोच नहीं समझ पाई थी। तो जब मैं कहती हूँ कि आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों में एक बैलेंस बना के चलना है, एक बहुत ही इंटीग्रेटिव अप्रोच रखना है, तो उसका मतलब ही यही है कि जब आप पढ़ें कोई भी चीज़ तो आप देखते जाएँ कि मैं इसको अगर आंसर में लिखूंगी तो ये कैसे लिखती जाऊंगी, या लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा। तो जैसे एक हमेशा एक इंट्रोडक्शन मन में रखिए, एक कंक्लूजन मन में रखिए और मेन बॉडी रखिए। अब इंट्रोडक्शन की अगर बात करें मेंस आंसर राइटिंग में, तो आप जैसे कभी भी पढ़ रहे हैं, कोई भी आर्टिकल या न्यूज़ आपके सामने आ रहा है, उसमें आता है जैसे कि कोई भी फैक्ट क्वेश्चन आता है कि जैसे अगर वुमेन एम्पावरमेंट पे है तो उसमें आता है कि इस वक्त LFPR मतलब जो उनका एम्प्लॉयमेंट रेट है वो कितना है, या फिर कोई भी मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, या फिर कितना नेट सोन एरिया है, या आप फैक्ट समझ रहे होंगे। इन फैक्ट्स को ऐसे याद करिए कि ये आपके प्रीलिम्स में भी मदद करेंगे ही, पर यही आपका इंट्रोडक्शन बन सकते हैं, यही डेटा और फैक्ट से आप अपने आंसर्स स्टार्ट कर सकते हैं मेंस आंसर राइटिंग में। सो दिस इज़ वेयर यू हैव टू हैव दैट नैक ऑफ फाइंडिंग आउट व्हाट इज़ यूजफुल एंड व्हाट इज़ नॉट। और रही बात सोर्सेज की, तो मैं खुद दावा कर सकती हूँ कि जितने भी मेरे सोर्सेज रहे हैं मैंने उनमें कोई ज़्यादा बदलाव नहीं किया अपने 3 साल में। जो भी चीज़ें मैंने पहले साल में, अगर इन्वायरमेंट से रिलेटेड मुझे एक 4 बुकलेट मिल गई थी एक कोचिंग में, तो मैंने उन्हीं को ही रिवाइज़ किया, नंबर ऑफ टाइम्स रिवाइज़ किया, 20 बार रिवाइज़ किया। और होता क्या है कि उन्हीं से मैंने प्रीलिम्स के भी अपने MCQ सॉल्व किए और उन्हीं से ही कोई भी क्वेश्चंस आए तो वहाँ से ही मेरा बेस बना
मेरे मेंस आंसर राइटिंग के लिए। तो ये गलती मत करिएगा कि प्रोक्रेस्टिनेट करें। अब मेंस आंसर राइटिंग में दो चीज़ें आएंगी, आप एकदम वो भी मत हो जाइएगा कि बोलते हैं ना कि इतने एंथुजियास्टिक हो गए हैं कि अगर अगले साल आपको मेंस लिखना है और ये आपका पहला दिन है प्रिपरेशन का, तो आपने अभी प्रेम्बल पढ़ के उसको तुरंत ही आंसर राइटिंग में लिखना शुरू कर दिया। ये मत करिएगा, क्योंकि अभी तो आपको डिमांड ऑफ द एग्ज़ाम, डिमांड ऑफ द क्वेश्चन नहीं पता है। तो एक समय रखिएगा कि 3 महीने या 4 महीने, इसमें आपको क्या करना है कि आप स्टार्ट करिए न्यूज़पेपर एडिटोरियल से, उनको पढ़ना शुरू करिए। यू कैन पिक अप वन फ्रॉम हिंदू और द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, उनके एडिटोरियल को पढ़िए, उनको समझिए कि वो एक कैसे एक आर्टिकल को छोटे छोटे सब हेडिंग्स में तोड़ देते हैं। अब आपको ये सब चीज़ें सीखनी कि यही आंसर को भी आपको अपने सब हेडिंग्स में तोड़ करके लिखना है। उससे आपके भी थॉट्स में क्लैरिटी आएगी और इवैल्यूएटर को भी ईजी होगा आपको परखने में कि हाँ, आप चीज़ों को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसे हम लोग सिस्टम्स अप्रोच भी बोलते हैं कि कोई बड़े से सिस्टम को आप छोटे छोटे सब सिस्टम्स में अगर आप तोड़ करके करते हैं तो साइंटिफिक टर्म्स में वो एक बेटर प्रोसेस होता है, वो एक बेटर नज़रिया और तरीका होता है। तो आप ये काम भी करिएगा। तो जब 3 महीने की बात आती है तो 3 महीने में आप डिसाइड कर लीजिए कि आपके जो स्टैटिक पोर्शंस हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, मैं कहूँगी बेस्ट सोर्स है NCERT। मतलब आप NCERT उठाइए 6th to 12th या फिर 9th to 12th, वो आप पे डिपेंड करेगा, और आप उनको पढ़ना शुरू करिए, उनको मार्क करिए, उनको हाईलाइट करिए, उनसे छोटे छोटे नोट्स बना लीजिए। यू कैन समराइज ईच ऑफ द चैप्टर इनटू जस्ट 1 पेज ऑफ योर A4 शीट अकॉर्डिंग टू योर ओन विश। अब मैं ये भी बोलूँगी कि ये स्ट्रैटेजी जो हम बात करते हैं कितनी पर्सनल है। जैसे अगर आप एक ऑनलाइन मोड में तैयारी करते हैं, जैसे एवर नोट्स वगैरह बनाते हैं, तो स्टिक टू दैट। अगर आप लिखते हैं पेन और पेपर पे तो स्टिक टू दैट। मेरा तरीका थोड़ा ओल्ड स्कूल ही रहा है, मैं पेन और पेपर पे ही लिख करके तैयारी करती थी। इसका एक बेनिफिट ये मान सकते हैं कि जब हम आंसर राइटिंग कर रहे होते हैं मीन्स का, तब हम बहुत आराम से, क्योंकि स्पीड एक बनी रहती है, तो हम वैसे करते हैं। अब अगर मैं अपने एक प्रॉपर मेंस आंसर राइटिंग की स्ट्रैटेजी की बात करूं कि इसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, तो जब आपने 3-4 महीने उसकी प्रिपरेशन कर ली है तो ये एक फेज़ होगा कि अब आपको स्टार्ट कर देना है, क्योंकि वो दिन कभी नहीं आएगा कि जब आपके पास एक परफेक्ट नॉलेज आ गया है किसी भी चीज़ के लिए, या फिर एक परफेक्ट कैपेसिटी या अंडरस्टैंडिंग आ गई कि यू कैन प्रोसेस दैट इन्फॉर्मेशन और आप उसे कर सकते हैं। तो उसी के लिए आपको ये काम करना होगा कि आप शुरू कर दीजिए अब अपना आंसर लिखना, और अपने जो भी कोचिंग है या फिर आपके मेंटोर हैं उनको अपने आंसर्स भेजिए और लगातार उन पे इम्प्रूव करिए। मेंस आंसर राइटिंग में 2-4 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि अगर हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो वर्ड्स आते हैं कमेंट, क्रिटिकली एनालाइज, इवैल्यूएट, एग्जामिन। तो ये सब एक जैसे वर्ड्स नहीं है, सबके अलग अलग मीनिंग है, सबके अलग अलग डिमांड हैं। तो आप इनको समझिए। कमेंट है मतलब आपके व्यूज़ देने हैं, क्रिटिकली एनालाइज है तो इसमें आपको मे बी प्रोज और कॉन्स भी लिखना होगा, और अगर एग्जामिन है तो आपको कॉजेज़ के साथ आपको दिखाना है कि आप यू आर नाउ एग्जामिनिंग समथिंग। तो ये सब चीज़ें आपको करनी है। वही फिर दूसरी चीज़ जो मैंने बोली कि सब हेडिंग्स में तोड़ना सीखिए। अगर जैसे कि कोई भी क्वेश्चन है, अगर आता है कि रोल ऑफ सोशल मीडिया इन इंटरनल सिक्योरिटी, तो आप इस पे तोड़िए कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ सोशल मीडिया, और फिर क्या चैलेंजेस अब आ रहे हैं एज सोशल मीडिया इज़ पेनिट्रेटिंग मोर एंड मोर, और व्हाट फॉर्म्स ऑफ सोशल मीडिया, मतलब जो अगर हम साइबर उसकी बात करते हैं, साइबर सिक्योरिटी की, तो साइबर सिक्योरिटी में क्या क्या इश्यूज़ आते हैं, व्हाट आर द फॉर्म्स और व्हाट आर द थ्रेट्स, तो आप उनको अपने आंसर में तोड़िए और उनको लिखते जाइए। एक लास्ट चीज़ जो मैं मेंस आंसर राइटिंग में बोलूँगी, इट इज़ प्रेजेंटेशन। जो प्रेजेंटेशन ऐसा नहीं है कि आप उसमें बहुत सुंदर रंगों से लिख रहे हैं या फिर बहुत सुंदर कलाकृतियाँ या आकृतियाँ बना रहे हैं, वो नहीं करना है। प्रेजेंटेशन इज़ ऑल अबाउट टेलिंग द एग्जामिनर, द इवैल्यूएटर, कि इन जस्ट 150 वर्ड्स आपको वो कॉन्सेप्ट या चीज़ इतने अच्छे से समझ में आई है कि अगर आपके पास शब्द भी कम पड़ रहे हैं तो आप एक फ्लो चार्ट से, आप इंडिया के मैप से, या फिर आप कोई केस स्टडी या एग्जाम्पल से भी आप अपने आप को एक्सप्लेन कर ले जा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों पे पूरा ध्यान रखिएगा, और इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। आप प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं, आपको बहुत सारे फैक्ट्स मिलते होंगे, आप उन्हीं फैक्ट्स को अपने एग्जाम्पल्स बनाइए, अपने केस स्टडीज़ बनाइए। और जब भी आप खाली समय में बैठे हैं, जिस दिन आपने अपना रिलैक्स डे ले रखा है कि आई एम रिचार्जिंग माई सेल्फ, उस दिन आप कोई भी एक टॉपिक मन में सोचिए और ये सोचिए कि अच्छा इस पर मैं क्या डायग्राम बना सकती हूँ या बना सकता हूँ। तो ऐसे क्या होगा कि धीरे धीरे आप खुद इनोवेट करने लग जाएंगे। अगर बात करते हैं जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलती हूँ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़, तो मैं एक डायग्राम बना सकती हूँ साइड में इंडिया के मैप का,
जहाँ पर मैं दिखा सकती हूँ कि कैसे एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स के हिसाब से वहाँ पर वो क्रॉप्स उगाए जा सकते हैं और वहीं पे वो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ लगाई जा सकती हैं। तो इससे क्रॉप जो डिस्पैरिटी है वो भी कम होगा, एक रीजनल डिस्पैरिटी है वो भी कम होगा, और जो उसका वेस्ट प्रोड्यूस है वो भी हम वहीं पे ही उसको यूज़ कर लेंगे, तो एक सर्कुलर इकोनॉमी का पार्ट बन जाएगा। सो दिस इज़ हाउ यू कैन एनहांस योर आंसर्स। पर ये सब चीज़ें हैं जिसमें आपको रश नहीं करना है। यू हैव टू कीप बिलीविंग कि ये एक बहुत बड़ा मैराथन होने वाला है। द जर्नी कैन बी मोनोटोनस, आपको बहुत बार लगेगा कि बस अभी नहीं, पर ऐसे मौके हैं। और ये सब जो चीज़ें मैं आपको आज समझा रही हूँ या मे बी अगर मैं आपको बता भी रही हूँ कि ये करिएगा, ये मेरे उन्हीं कुछ चंद लोगों से हैं जिन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा है अभी तक। तो ऐसे लोग भी आप ढूंढिएगा इस जर्नी में जो आपको थ्रू आउट मोटिवेट करते रहें, जो आप में विश्वास रखें और जो आपको बोलें कि मे बी गिव अप टुमारो बट वन डे मोर, लाइक एक दिन और तैयारी कर लीजिए, वन मोर अटेम्प्ट, वन मोर एक्टिविटी। तो ये एक चीज़ करिएगा, अपने ऊपर भरोसा रखिएगा, अंडर कॉन्फिडेंट मत रहिएगा कि स्पेकुलेट कर रहे हैं मार्क्स को और तब तक वेट कर रहे हैं। और जितने भी रिसोर्सेज हैं, जितना भी आपके पास मटेरियल है, उनमें आप कभी भी डिलेमा मत रहिएगा और उसी को ही बस रिवाइज करिएगा, उनके नोट्स बनाइएगा और वैसे ही तैयारी करिएगा। धन्यवाद।